नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इसके साथ-साथ आपकी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनियन बजट 2023-24 का। बजट हो गया या इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इनकी इंपॉर्टेंस जरूरी नहीं यूपी पीसीएस या यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए, हर एग्जाम के लिए यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो आज हम 2023-24 का यूनियन बजट डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि हम लोग जब भी बजट पढ़ते हैं या इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं तो चीज़ों को रटने का प्रयास ज़्यादा करते हैं और इसमें ऐसे डाटा होते हैं या इस तरीके का डाटा इसमें इस्तेमाल होता है जिसको हम जनरली भूल जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने पूरे बजट में से, क्योंकि बजट अपने आप में एक बहुत बड़ा दस्तावेज होता है, तो इसमें से मैंने, क्योंकि मैं आपके साथ तैयारी में लगा हुआ हूँ, तो मैंने इसमें अपने हिसाब से जो मुझे लगता है कि पीसीएस प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस बजट में से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, वो सारी चीज़ों को मैंने इसमें से निकाला है। तो उसी चीज़ को मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। और बजट के डाटा को पढ़ने से पहले कि इसमें क्या क्या है, किस तरीके की चीज़ें हुई हैं, उनको पढ़ने से पहले हमें बजट के बारे में एक थोड़ी सी बेसिक जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो पहले उसको समझते हैं, बाकी डाटा पर बाद में बात करेंगे। बड़े धैर्य के साथ आपको वीडियो देखना है, जल्दबाजी हो तो आप कहीं भी जा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, बड़े आराम से चीज़ों को समझेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है, ताकि आपको बजट दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसकी पीडीएफ भी जो है मैं टेलीग्राम पर जो है इसको शेयर कर दूंगा, तो इसको वहाँ से आप देख लीजिएगा। इतने से ज़्यादा बजट में आप नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो बजट को अगर आप इतना सा देख लेते हैं तो आराम से आपके लिए जो है चीज़ें ईजी हो जाएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं यूनियन बजट 2023-24। सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, क्या उस संविधान में बजट नाम का कोई वर्ड यूज किया गया है? तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि संविधान में कहीं भी ये शब्द यूज नहीं किया गया है कि बजट, ठीक है। इस बजट के स्थान पर एक शब्द यूज किया जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में दिया गया है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि बजट का संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 112 बजट के बारे में प्रावधान करता है। हालांकि संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसे वहां पर किस नाम से जाना गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। और यहाँ पर एक पॉइंट आपको ये भी जानना है कि जो वार्षिक शब्द यहाँ पर यूज हो रहा है, तो एक प्रकार का फाइनेंशियल ईयर होता है, एक वित्तीय वर्ष होता है जिस आधार पर ये या जिस अवधि के लिए ये बजट जारी किया जाता है। तो वो वित्तीय वर्ष जो होता है सरकार का, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। पहले तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ से बढ़िया तरीके से समझ लेने हैं, ठीक है। बजट का संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 112, ठीक है, और इसमें बजट शब्द का प्रयोग न होकर के वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग हुआ है। अब जो बजट में हम देखते हैं, जो आंकड़े आते हैं, जो डाटा आता है, कोई भी यूनियन बजट जब जारी होता है तो उसमें 3 तरीके के आंकड़े होते हैं जनरली। पहला क्या होता है कि पिछला जो फाइनेंशियल ईयर गया है, पिछला जो वित्तीय वर्ष निकला है, उसके अंतिम आंकड़े। अंतिम आंकड़ों का मतलब क्या है, मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले दोनों पॉइंट समझिए कि पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम आंकड़े, उसके बाद में चालू वित्तीय वर्ष, जो वित्तीय वर्ष चल रहा होता है। जैसे अभी जो वित्तीय वर्ष है अगला वाला, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, ठीक है, 31 मार्च तक जाएगा। तो यानी जो बजट हमारा जारी हुआ है 2023-24 के लिए, जो वर्ष चल रहा है, ये इस साल के लिए नहीं है। ये जो 1 अप्रैल से अगला वर्ष या अगला वित्तीय वर्ष स्टार्ट होगा, उसके लिए ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो अभी क्या है, मौजूदा वित्तीय वर्ष है। जो चालू वित्तीय वर्ष मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ये क्या मतलब है, जो आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये चालू वित्तीय वर्ष है जो चल रहा है। तो चालू वित्तीय वर्ष के संशोधित आंकड़े। और तीसरे आंकड़े ये होते हैं कि अगले वित्तीय वर्ष के प्रस्तावित अनुमान, जिसको हम बजट नाम दे देते हैं। यानी अभी जो आपको ये डाटा मिल रहा है, ये 2023-24 का प्रस्तावित अनुमान है कि कोई भी गवर्नमेंट या हमारी गवर्नमेंट जो है, ये अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग चीज़ों के लिए कितना कितना इसने जो है अनुदान रखने का सोचा है, या कितनी कितनी चीज़ों पर, या कौन कौन से चीज़ों पे ये कितना खर्च करने वाली है गवर्नमेंट, उसके बारे में एक लेखा जोखा या उसका एक जो कह सकते हैं अनुमान, एक्सपेक्टेड चीज़ें जो है 2023-24 के लिए, ये जो है रखी गई है। यही आपका बजट होता है। अब यहाँ से थोड़ा सा पीछे अगर मैं आपको लेकर के चलूँ, तो आप यहाँ से समझिए कि जैसे अभी वर्तमान में क्या हो गया, ये अगले वित्तीय वर्ष का प्रस्तावित अनुमान हो गया 23-24 का, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा।
अब ये प्रस्तावित है। अब इस प्रस्तावित अनुमान के बाद में इसी वर्ष के जब आप अगला बजट देखेंगे तो इसी वर्ष के आपको क्या मिलेंगे, संशोधित आंकड़े मिलेंगे, फिर अंतिम आंकड़े मिलेंगे। ठीक है, तो आगे चल करके ऐसी जो पूरा सर्किल है ये चलता रहता है। तो 3 चीजें प्रमुख रूप से इस बजट में होती हैं। पहला, जो पिछला वित्तीय वर्ष है जो गुजर चुका है उसके फाइनल आंकड़े, यानी उन्होंने अनुमान कुछ अलग दिया होगा लेकिन जो वास्तविक डाटा निकल करके आता है जो अनुमान से थोड़ा सा अलग होता है। जैसे अभी इस बजट में जो प्रस्तावित अनुमान दिया जा रहा है, जब इसके अंतिम आंकड़े आएंगे, फाइनल आंकड़े आएंगे, तो कुछ अलग तरीके का डाटा इससे जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक है, 3 चीजें हम बजट में देखते हैं और इन्हीं 3 चीजों के आसपास जो है चीजें हमसे परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ठीक है, आज मैं थोड़ा जल्दी नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल आराम आराम से चीज़ें लेकर के चलूंगा ताकि कोई दिक्कत, कैसी भी परेशानी आपको ना आए। अब बजट जब हम पढ़ेंगे आगे, अभी अब आप ये कह रहे होंगे कि बजट पढ़ रहे हैं और बजट पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, तो बड़े आराम से, क्योंकि जो गंभीर विद्यार्थी हैं वो अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और आप में से भी जो सीरियस हैं वो चीज़ों को समझ रहे होंगे कि इसमें इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी आने वाली है। राजकोषीय घाटा क्या होता है, फिशियल डेफिसिट जिसको कहते हैं, राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा हो गया, प्राइमरी डेफिसिट प्राथमिक घाटा, प्रभावी पूंजीगत व्यय, इस तरीके के टर्म आगे आने वाले हैं। तो जब आपको डाटा बताया जाएगा तो कम से कम आपके दिमाग में ये चीज़ें हों कि हम राजकोषीय घाटे की बात कर रहे हैं तो क्या क्या किस घाटे की बात हो रही है, राजस्व घाटे की बात हो रही है तो क्या राजस्व घाटा क्या चीज़ है, किस चिड़िया का नाम है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसी वजह से मैंने थोड़ा सा इसमें एक पेज अपनी तरफ से ऐड किया है। ठीक है, और बाद में जैसे फाइनल में जैसे हम देखेंगे सरकार ने किन किन योजनाओं पर कितना कितना व्यय रखने का जो है अनुमान लगाया है कि हम किस योजना पर या किस पॉलिसी में कितना पैसा खर्च करने वाले हैं। तो उसमें जैसे आप देखेंगे जो मेन बजट का जो मेन प्रपत्र है उसमें आप देखेंगे तो उसमें 200-250 योजनाओं के नाम दे रखे हैं, लेकिन उसमें से आपको कुछ ही योजनाएं ऐसी हैं जो देखनी है और जो अक्सर करके परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो उनके लिए मैंने अलग से इसमें एक पेज ऐड कर रखा है, लास्ट में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब बजट शब्दावली में देखते हैं, सबसे पहले आता है कि राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट इसको बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट। अब ये क्या होता है, सरकार की कुल उधारी की आवश्यकता। ठीक है, सरकार को अपने कामों को संपादित करने के लिए, संचालित करने के लिए जितने उधार की आवश्यकता होती है उसको कहते हैं राजकोषीय घाटा, क्योंकि इसके लिए पैसा जो है गवर्नमेंट बाहर से लेती है। दूसरा आता है राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। राजस्व घाटा क्या मतलब है, राजस्व का मतलब रेवेन्यू, टैक्स। ठीक है, तो राजस्व व्यय जब राजस्व की प्राप्ति से ज़्यादा हो जाए, मतलब हमको जितना टैक्स मिल रहा है, गवर्नमेंट जितना टैक्स कलेक्शन कर रही है अलग अलग फील्ड से, वो जो टैक्स आ रहा है और उस टैक्स से जो खर्चा हो रहा है, राजस्व के ऊपर जो व्यय हो रहा है, वो व्यय अगर ज़्यादा हो जाए और टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट का कम हुआ तो उसको बोलेंगे हम राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। इसके बाद में इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ईआरडी इसको संक्षेप में कहते हैं। यह है जो राजस्व घाटा अभी हमने बताया था, राजस्व घाटा और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए जो भी अनुदान मिलते हैं उनके बीच का क्या है, अंतर। ठीक है, राजस्व घाटे और पूंजीगत परिसंपत्तियों के बीच में पूरी पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए जो भी अनुदान मिलता है, ग्रांट मिलता है, तो दोनों का जो डिफरेंस होता है वो ईआरडी होता है। इसके बाद में प्राथमिक घाटा। ठीक है, प्राथमिक घाटा कैसे निकलता है, जब हम एफडी में से यानी राजकोषीय घाटे में से सरकार जो ब्याज देती है, ठीक है, सरकार जो है बाहर से उधार लेती है ना, राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधारी, उसमें उस पैसे पर कुछ इंटरेस्ट भी उसको देना होता है। तो उस राजकोषीय घाटा कैसे वो प्राथमिक घाटा कैसे निकाला जाता है कि राजकोषीय घाटे में से ब्याज की अदायगी को घटा दीजिए तो प्राथमिक घाटा निकल आएगा। इसके बाद में प्रभावी पूंजीगत व्यय, ये क्या होता है, ये होता है पूंजीगत व्यय और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान का जोड़। पूंजीगत व्यय को जोड़ दीजिए इसमें और किसको जोड़ दीजिए, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए। इन दोनों चीजों को जब ऐड कर देते हैं तो प्रभावी पूंजीगत व्यय निकल आता है। अब ये जो शब्द इसमें यूज हुआ है, देखिए पूंजीगत और राजस्व, यानी जो बजट के पार्ट होते हैं, तो एक होता है आपका राजस्व बजट, एक होता है आपका पूंजीगत। ठीक है, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट, इन दोनों चीज़ों को आप यहाँ पर समझिए कि ये चीज़ें क्या होती हैं, पार्ट्स ऑफ बजट के नाम से मैंने इसको रखा है। तो राजस्व बजट क्या होता है, राजस्व यानी रेवेन्यू, तो इसके अंतर्गत होता है राजस्व की प्राप्ति, यानी आप देखते हैं इसी टाइम पर जो लोग होंगे यानी नौकरीशुदा, नौकरी पेशा लोग जो हैं, या इसके अलावा जो बिजनेसमैन हैं या जो भी काम करने वाले लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं से कुछ अर्न करते हैं, वो टैक्स इसी टाइम पर जो है टैक्स के लिए जो कैलकुलेशन वगैरह चलती हैं, इनकम टैक्स रिटर्न या वगैरह जो सारी चीज़ चलती हैं इसी टाइम पर चलती हैं। तो टैक्स कलेक्शन का पूरा डाटा निकल करके आता है।
तो सरकार को जितना भी राजस्व प्राप्त होता है, टैक्स प्राप्त होता है, वो राजस्व के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें कर राजस्व प्राप्तियां हो सकती हैं, इसके अलावा गैर कर राजस्व प्राप्तियां हो सकती हैं। कर राजस्व प्राप्तियां और गैर कर राजस्व प्राप्तियों मतलब है ऐसी प्राप्ति जो सरकार को हो रही है, टैक्स से होने वाली जो प्राप्ति है वो कर राजस्व प्राप्ति, और टैक्स के अलावा अन्य क्षेत्रों से जो चीज़ें सरकार को प्राप्त हो रही हैं, जो पैसा सरकार को प्राप्त हो रहा है, वो गैर कर राजस्व प्राप्ति में आता है। इसमें प्रमुख रूप से कौन सी चीज़ आती है, यानी जो केंद्र सरकार होती है, आप जानते हैं स्टेट्स को, जितने भी राज्य होते हैं उन राज्यों को क्या देती है, उन राज्यों को पैसा देती है। तो उस पैसे से जो, उस पैसे के लिए जो कह सकते हैं ब्याज आता है, उसका इंटरेस्ट आता है, वो गैर कर राजस्व प्राप्ति में आ जाता है, ठीक है। तो राजस्व प्राप्ति, कर राजस्व प्राप्तियां और गैर कर राजस्व प्राप्तियां, ये सारी राजस्व बजट के अंतर्गत आती हैं। इसी से राजस्व व्यय निकलता है, योजनाओं पर जो व्यय होता है वो भी इसी में से होता है, और गैर योजनाओं पर गैर योजनागत व्यय जो होता है, मतलब जो पॉलिसी वगैरह जैसे जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, उन योजनाओं पर जो खर्च होता है वो इसी में से चलाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में पूंजीगत बजट जो होता है, इसमें पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे सरकार बाहर से या रिजर्व बैंक से या विदेशी ऋण जो है सरकार को मिलता है, वो पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें देयता सृजित करने वाली प्राप्तियां होती हैं और देयता न सृजित करने वाली प्राप्तियां भी होती हैं। इसमें से पूंजीगत व्यय किया जाता है, संपत्ति या पूंजी निर्माण पर व्यय किया जाता है, और ऋणों की अदायगी की जाती है, मतलब जो ऋण सरकार लेती है वो इसी में से दिया जाता है, पूंजीगत बजट में से। ये बजट के पार्ट हो गए। अब यहाँ से हम बजट स्टार्ट कर रहे हैं कि जो पैसा आता है गवर्नमेंट के पास वो कहाँ से आता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, केवल जितने पॉइंट मैं आपको बताते चल रहा हूँ वो आपको देख लेने हैं। जैसे सबसे ज़्यादा देखेंगे आप, ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, वो कहाँ से आता है, उधार वाला पैसा आता है। इसके अलावा अन्य देयताएं जो होती हैं, ठीक है। दूसरी जो प्राप्ति होती है गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा, वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो है, एक सेकेंड इसको ऊपर करते हैं, ये रहा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड अदर टैक्सेस, जीएसटी, और इसके अलावा जीएसटी के अलावा जो अन्य टैक्सेस होते हैं, कर होते हैं, दूसरे स्थान पर यहाँ से आपको प्राप्ति होती है। पहला, सरकार जो उधार लेती है, बाहर से ऋण लेती है, उसकी सबसे ज़्यादा जो है इनकम सरकार की क्या है, सरकार जो बाहर से उधार ले रही है वो पार्ट जो है सरकार के पास सबसे ज़्यादा पैसे के रूप में आता है। सेकंड नंबर पर सरकार की जो इनकम है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी वगैरह या इसके अलावा जो अन्य टैक्स होते हैं उनसे आती है। फिर इसके बाद में इनकम टैक्स तीसरे नंबर पर, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे इनकम टैक्स के बाद में आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज जो होती हैं, ये चौथे नंबर पर ये आता है आपका। तो यहाँ पर आपको देखना क्या, ये चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही पता रखना है कि केवल सरकार के पास जो इनकम होती है वो सबसे ज़्यादा इनकम किस रूप में आती है, उधार के रूप में आती है, ऋण के रूप में आती है। जब बोरो करती है गवर्नमेंट, आरबीआई से कर रही है या फिर बाहर से विदेशी ऋण ले रही है, तो ये जो है सबसे ज़्यादा इनकम के अंतर्गत आता है। एक बहुत बड़ा पार्ट जो है गवर्नमेंट को इस क्षेत्र से मिलता है। सेकंड नंबर पर आपको जीएसटी, अदर टैक्सेस, और थर्ड नंबर पर आपको इनकम टैक्सेस। 3 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने। समझिए चीज़ों को, क्या हो रहा है कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है बोरो करने से, उधार करने से। दूसरे स्थान पर पैसा कहाँ से आ रहा है, आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स और इसके अलावा अन्य टैक्सेस हैं छोटे मोटे। तीसरे नंबर पर आ रहा है आपका इनकम टैक्स। ये 3 पॉइंट आपको याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा पैसे आने के सोर्सेस ये हैं गवर्नमेंट के। अब इसके बाद में आगे चलिए, पैसा जाता कहाँ है। अब ये पैसा गवर्नमेंट के पास आ गया तो ये कहाँ कहाँ जाएगा, तो इस पूरे मैप को देखिए, इसमें आप इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ पे हो रहा है गवर्नमेंट का। देखिए सबसे ज़्यादा खर्चा जो है गवर्नमेंट का कहाँ पे हो रहा है, ये 20 हो गया आपका, और इधर आपका 18 हो गया। देखिए सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है ब्याज अदायगी पर। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ दे रही है गवर्नमेंट, जो ऋण गवर्नमेंट ने रखा है, जो बोरो गवर्नमेंट ने कर रखा है, उस पर जो इंटरेस्ट देना होता है गवर्नमेंट को, सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ पे जाता है गवर्नमेंट का। सबसे ज़्यादा पैसा आया कहाँ से था, बोरोइंग से, उधार लेने से। जब उधार ज़्यादा है तो उसका इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा, तो जो देयता होती है गवर्नमेंट की, जो पैसा जाता है गवर्नमेंट के पास से, वो सबसे ज़्यादा पैसा जाता है आपका ब्याज अदायगी में। इसके बाद में सेकंड वाला है आपका करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। यानी आप, अब मैंने क्योंकि आपको बता चुका है पहले कि जितने भी इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं वो मैंने बना के तैयार रखे हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि कर और राजस्व का वितरण केंद्र और राज्यों के बीच में किस तरीके से होता है। उसमें मैंने पूरा डिटेल में आपको बता रखा है, ठीक है। तो करों और शुल्कों में राज्यों का जो हिस्सा होता है, राज्यों का जो पार्ट होता है,
जो राज्यों को देना होता है, गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों को देती है, प्रोवाइड कराती है, दूसरे नंबर पर ये वाला आता है। ये बात हो रही है गवर्नमेंट के पास में से जो पैसा जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, खर्चा कहाँ पे हो रहा है। ब्याज अदायगी में सबसे ज़्यादा, इसके बाद में आपका कर और शुल्कों में राज्यों का जो पार्ट होता है वो राज्यों को देना होता है। इसके बाद में केंद्र सरकार की जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं, योजनाएं होती हैं, तीसरे नंबर पर वहाँ पर खर्च होता है गवर्नमेंट का। सेंट्रल सेक्टर की जितनी भी स्कीम्स होती हैं, ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अब यहाँ से समझिए, मैं आपको फिर रिकॉल करता हूँ। मैंने कहा ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो इसको आराम आराम से देखना है, ठीक है। मैं भी कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, इकोनॉमिक्स का थोड़ी सी टफ पड़ती है ये और समझने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी मैं अपने स्तर से आपको अच्छी तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूँगा कि पैसा गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा बोरोइंग करने से आया था, उधार करने से, उधार या ऋण लेने से आया था। दूसरा आपका जीएसटी और अदर टैक्सेस थे। तीसरा आपका इनकम टैक्स था। ये जो 3 मदें हैं, ये प्रमुख मदें हैं जहाँ से गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इनकम होती है। इसके बाद में जो पैसा जा रहा है, जो गवर्नमेंट को देना है, गवर्नमेंट देगी जिस पैसे को खर्च करेगी, वो सबसे ज़्यादा ब्याज अदायगी में। इसके बाद में राज्यों को करों में या फिर जो भी शुल्क लिए जाते हैं उनमें राज्यों का जो हिस्सा होता है, देनदारी, वो होती है, राज्यों को देना पड़ता है। इसके बाद में सेंट्रल सेक्टर की जितनी भी स्कीम्स होती हैं, इसमें जो है एक बड़ा पार्ट जो है गवर्नमेंट का जाता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। आपको समझ में आ चुका होगा कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आ रहा है और सरकार का पैसा जा कहाँ रहा है, ठीक है। अभी हमने चीज़ें देखी थी, जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने आपको चीज़ बताई थी कि मुख्यतः 3 तरीके के आंकड़े होते हैं, ठीक है। 3 तरीके के आंकड़े कौन-कौन से होते हैं? एक तो आपका 2021, ये तो आपका हो गया 2021-22, यानी जो पिछला था उसका वास्तविक एक्चुअल्स कितना आया था। इसके बाद में अभी जो हम देख रहे हैं ये बजट अनुमान 23-24 के लिए जो गवर्नमेंट ने दिया है कि यहाँ पर कितना खर्चा करने का जो है प्रस्ताव है गवर्नमेंट का। अब जो निकल कर के गया है गत वर्ष है 2022-23, मतलब अभी जो चल रहा है ख़त्म हो जाएगा 1 आध महीने में, तो 2022-23 का संशोधित, जब इस बजट, ये वाला 2022-23 का बजट आया होगा तो बजट अनुमान ये होगा 2022-23 का। जब ये पिछले साल आया होगा आपका फरवरी के आसपास जब आया होगा तो ये अनुमान थे। अब इसमें ये चीज़ें मैं आपको स्टार्टिंग में बताने की कोशिश कर रहा था कि अभी 23-24 का अनुमान है ये। अब ये 22-23 का अनुमान है जो पिछले वर्ष आया था। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अनुमान इतना दिया था, यानी पिछले बार का जो यूनियन बजट होगा, आप उसमें जो डाटा देखेंगे वो ये होगा 16,61,196 करोड़, ठीक है। ये अनुमान लगाया था गवर्नमेंट ने, लेकिन इस फील्ड में, यानी जो राजकोषीय घाटा है हमारा, इतने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन एक्चुअल जो राजकोषीय घाटा हुआ था एफडी, वो कितना हुआ था? 17,55,319। ये मैं डाटा याद रखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो आपको ये समझ में आ सके कि बजट अनुमान क्या है, संशोधित अनुमान क्या है, वास्तविक एक्चुअल्स जो होते हैं वो क्या है। एक्चुअल तो ये है 2021-22 का, वो एक्चुअल आज का, उसका संशोधित डाटा आ चुका है। 22-23 का बजट अनुमान जो पिछली साल हुआ होगा, यूनियन बजट हुआ होगा, अब उसका संशोधित, उसमें संशोधन करके, क्योंकि इतना अनुमान लगाया गवर्नमेंट ने, हो गया इतना खर्चा, ठीक है, तो ये उसका संशोधन है। अब आपको जो डाटा याद रखना है वो ये वाला याद रखना है, केवल और केवल ये वाला, ठीक है। इतना चीज़ आपको केवल पता होनी चाहिए, ये वाला कॉलम। यानी 2023-24 के बजट में राजकोषीय घाटा कितना है? लगभग 17,86,816। और ये जो अपनी जीडीपी है, टोटल जीडीपी, ठीक है, उसका 5.9% या पूरे बजट का, ठीक है। इसके बाद में राजस्व घाटा कितना है? 8,69,855, ठीक है। प्रभावी राजस्व घाटा ईआरडी कितना है? ये 4,99,867। प्राथमिक घाटा कितना है? 7,06,845। ये करोड़ में है पूरा डाटा, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा 17,86,816 करोड़ रुपए, ये राजकोषीय घाटा है गवर्नमेंट का। इसी तरीके से राजस्व घाटा है, इसी तरीके से प्रभावी राजस्व घाटा है, और इसी तरीके से प्राथमिक घाटा है। अब एग्जाम में ये पूरी डिजिट न दे करके कभी कभी ऐसे दे देगा आपको, जैसे यहाँ 17 लाख की बात हो रही है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देगा, इसको केवल वो ऐसा लिख के दे देगा कि 17.86, ठीक है, 17.86 लाख करोड़, ऐसे करके दे देगा। तो आपको याद रखना है, और पूरा डाटा आता भी नहीं है आपको, यानी कि जो डाटा है केवल 2 अंकों तक याद रखना है। 17 लाख के आसपास है, 86 लाख के आसपास है, इस तरीके से आपको याद रखना है। पूरा डिजिट आपको याद करने की जरूरत नहीं है।
तो जो घाटे हैं, घाटे की प्रवृत्तियां आपको यहाँ से देखने को मिल गई, और कौन कौन सी फील्ड में, कौन कौन से मद में कितना घाटा हुआ है वो आपको यहाँ से देखने को मिल गया। अब जो हमने ऊपर पढ़ा था वो यहीं से आप इसको देख लीजिए, ठीक है। जीडीपी का कितना परसेंट है, जैसे आप देखेंगे सबसे ऊपर ये एफडी मतलब राजकोषीय घाटा जो है, यहाँ से देखेंगे आप राजकोषीय घाटे को, आप यहाँ से देखेंगे तो ये 2023-24 में 5.9% है किसका, टोटल जीडीपी ऑफ इंडिया। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है जीडीपी, उसका 5.9% है। अब याद क्या करना है इसमें से आपको इसमें से याद रखना है कि 2023-24 में, यानी जो प्रश्न इस तरीके से आएगा कि 2023-24 में जो राजकोषीय घाटा है उसका, वो राजकोषीय घाटा जो है टोटल जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है यूनियन बजट 2023-24 में, तो 5.9%। यही डाटा याद रखना है आपको, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा टोटल जीडीपी का 2.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद में आपका आता है प्रभावी राजस्व घाटा, 1.7% टोटल जीडीपी का रहने का अनुमान लगाया गया है। और इसके बाद में आपका प्राइमरी डेफिसिट, जो प्राथमिक घाटा है, ये पूरी जीडीपी का 2.3% रहने का अनुमान इस बजट में लगाया गया है, ठीक है। और जहां तक की बात मैं कर रहा हूं, जब पूछेगा आपसे घाटे की प्रवृत्तियों के बारे में तो आपको पूरी डिजिट न पूछ करके परसेंटेज में पूछा जाएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। यहां से एक चीज और कंपैरेटिवली आप देख सकते हैं कि 2022-23 के अनुमानों में आपने देखा था कि 6.4 था हमारा राजकोषीय घाटा टोटल जीडीपी का, तो ये कम हुआ है, तो यानी कह सकते हैं कहीं ना कहीं स्थिति ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट जो था आपका, राजस्व घाटा था 4.1% था टोटल जीडीपी का पिछले वित्तीय वर्ष में, और इस वित्तीय वर्ष में इसका थोड़ा सा नीचे आकर के 2.9% ऑफ जीडीपी रहने का अनुमान बताया गया है। इसी तरीके से प्राइमरी डेफिसिट जो था पिछले वित्तीय वर्ष में 3% ऑफ जीडीपी था, और इसका इस वाले बजट में 2.3% रहने का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। तो मुख्य रूप से आपको याद क्या रखना है, ये वाला डाटा, ठीक है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना परसेंट है, रेवेन्यू घाटा जीडीपी का कितना परसेंट है, ईआरडी यानी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना परसेंट है, और प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना परसेंट है। ये 4 डाटा आपको यहां से याद रखने हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं, प्राप्तियां, रेसिप्ट, ठीक है। तो ये कंप्लीट डाटा है, ये कंप्लीट डाटा है कि कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट को कितना कितना कैसा पैसा जो है वो मिला। जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ पे जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे राजस्व प्राप्तियों में सबसे पहले कि राजस्व के रूप में जो कितना जो है प्राप्त हुआ, तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो हुआ है, टोटल जितना भी टैक्स रेवेन्यू हुआ है 2000 आपका 23-24 के बजट में जिसका अनुमान लगाया गया है, यानी अभी आप देखेंगे, यही चीज़ मैं आपको बता रहा था, अभी अनुमान लगाया जा रहा है, अभी तो टैक्स पे भी नहीं किया है, लोगों ने अभी टैक्स पे नहीं किया है। मार्च के आसपास जो है लोग अपना इनकम टैक्स जमा करते हैं, उसके पहले ही गवर्नमेंट ने एक अपना आइडिया जारी किया है, एक अनुमान जारी किया है कि 2023-24 में इतना टैक्स जो है हमारे पास आ जाएगा, और वो टैक्स कहाँ कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नीचे दे रखी हैं। तो टोटल पहले देखते हैं कि टोटल जो सकल कर राजस्व है, यही आपको याद रखना है, ठीक है। ये है आपका 33,60,858 करोड़ रुपए, तो 33.6, इतना याद रख लीजिए आप, 33.6 लाख करोड़, ये जो है सरकार का कुल कर राजस्व है, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, यानी कुल राजस्व जो है सरकार को प्राप्त होने का अनुमान है वो 33.6 लाख करोड़। अब ये जो टोटल राजस्व है, इसमें कौन कौन से फील्ड से टैक्स आएगा, तो इसमें है आपका निगम कर हो गया, कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कस्टम, ठीक है, सर्विस टैक्स, जीएसटी, ये सारे प्रकार के जो कर हैं ये मिलाकर के 33.6 लाख करोड़ रुपए है। तो इसमें अंदर जाकर के आपको जाना नहीं है, अगर आप याद रखें तो बस इतना याद रखिए कि जो जीएसटी है, ठीक है, अभी जीएसटी काफ़ी चल रहा है, तो लगभग 9,56,600 करोड़ रुपए जो है जीएसटी से कलेक्शन होने का अनुमान है, ठीक है। ये टोटल राजस्व हो गया। अब इसके बाद में कर भिन्न राजस्व, मतलब ऐसा राजस्व जो टैक्स के अलावा सरकार के पास आ रहा है, वो जो कर भिन्न राजस्व है वो कितना है, वहां देखेंगे आप
1650 करोड़ रुपया। ठीक है, कर भिन्न राजस्व अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले जब हम बजट की रूपरेखा समझ रहे थे। तो कर भिन्न राजस्व मतलब ऐसा राजस्व, ऐसा रेवेन्यू जो टैक्स से नहीं आ रहा है, टैक्स से अलग, ब्याज से कितना आ रहा है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट्स को उधार दे रही है तो वहां से ब्याज के रूप में कितना आ रहा है, बहुत से लाभांश होते हैं, डिविडेंड्स वगैरह जो होते हैं, विदेशी अनुदान कितना मिल रहा है, ठीक है, वो भी एक राजस्व की कैटेगरी में आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये किस कैटेगरी में आती हैं, ये कोई टैक्स नहीं है, ठीक है, कर भिन्न राजस्व है, कर से अलग, टैक्स से अलग जो रेवेन्यू मिल रहा है गवर्नमेंट को वो है। तो ये कर भिन्न राजस्व हो गया। इसके बाद में आप देखेंगे पूंजी प्राप्तियां, ठीक है, पूंजी प्राप्तियां, नॉन डेब्ट रेसिप्ट, पूंजी प्राप्तियां यहां देखेंगे आप, कैपिटल रेसिप्ट जो है पूंजी प्राप्तियां। तो ये टोटल जो है ऋण भिन्न प्राप्तियों की तो 84,000 करोड़ रुपए है। पूंजी प्राप्तियां कहां से होती हैं, ऋणों और अग्रिमों की वसूली, जो टैक्स वसूली या जो पैसा उधार दिया हुआ होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो वो अपना वापस लेती है, तो वो ऋण की वसूली हो गई। इसके अलावा कुछ अदर रेसिप्ट भी होती हैं, अन्य प्राप्तियां भी होती हैं, वो मिला करके आपका लगभग 84,000 करोड़ पूंजी प्राप्तियों के अंतर्गत है। तो ये जो है आपका जो सरकार के पास पैसा आ रहा है, ठीक है, वो हो गया। अब यहां पर देखेंगे आप, जैसे आपने सुना होगा प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि प्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं, अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं। तो इनके लिए समझने के लिए बस आप इतना जान सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम सीधे सीधे हम जो है गवर्नमेंट को दे रहे हैं, जमा कर रहे हैं टैक्स के नाम पे, कि हम ये टैक्स दे रहे हैं साहब गवर्नमेंट। इसमें आ जाएगा आपका जैसे इनकम टैक्स वगैरह है, तो हम उसको देते हैं ना, भरते हैं कि हम टैक्स देने ही जा रहे हैं, टैक्स ही जमा कर रहे हैं। तो टैक्स के नाम से जो हम डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो वो डायरेक्ट टैक्स आ गया, प्रत्यक्ष कर हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स वो है जैसे हम बहुत सारी चीज़ें मार्केट से खरीदते हैं, तो उसमें देख आपने एक लाइन लिखी देखी होगी वहाँ पर, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। जब एमआरपी लिखी होती है किसी भी प्रोडक्ट की तो उस पर एक चीज लिखी होती है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, सभी करों सहित इस वस्तु का मूल्य। तो चाहे आप टूथपेस्ट खरीद रहे हैं, चाहे आप जैसे मान करके चलिए मेडिसिन खरीद रहे हैं, या बाजार से कोई भी पैकेजिंग सामान खरीद रहे हैं, उसमें भी पहले से ही गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है वो जुड़ा होता है, सभी करों सहित। आप जो बाजार से कोई भी प्रसाधन वस्तु लेकर के आ रहे हैं या कोई भी पैकेजिंग वाली चीज़ लेकर के आ रहे हैं, तो उसके लिए आप दुकानदार को जो पैसा दे रहे हैं उसमें पहले से ही गवर्नमेंट का टैक्स जो है वो इंक्लूड है। तो ये है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाता है, ठीक है। और इसके बारे में विस्तृत बात हम करेंगे जब हम इकोनॉमी की क्लास लेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें से केवल आपको एक ही पॉइंट, लंबे चौड़े इस चार्ट में से आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि 23-24 के लिए, ठीक है, 23-24 के लिए सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स से कितना पैसा मिला या कितने प्रतिशत पैसा मिला, और डायरेक्ट टैक्स से कितने प्रतिशत पैसा मिला, बस ये डाटा आपको याद रखना है इस पूरे में से। तो 6%, ये 6% किसका है, भारत की जितनी भी जीडीपी है, टोटल जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जितना भारत का है, उस जीडीपी में से 6%, उस जीडीपी का 6% जो है प्रत्यक्ष कर के रूप में गवर्नमेंट को मिला है। इसमें इनकम टैक्स वगैरह ये सारी चीजें शामिल हैं जो हम जमा करते हैं। इसके बाद में 5.1% ऑफ जीडीपी ये जो है इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में प्राप्त हुआ है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है, कर लेती है, उसके रूप में 5.1%। हालांकि 2022-23 के अनुमानों में और 23-24 के अनुमानों में बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क है ही नहीं, क्योंकि आप देखेंगे लगभग 6% डायरेक्ट टैक्स पिछले वर्ष भी था, इस वर्ष भी 6% है। इनडायरेक्ट पिछले वर्ष भी लगभग 5.1% था और इस साल भी 5.1% है। तो इसमें कोई ज़्यादा आपको समझना नहीं है, आपको याद रखना है 6% मिला डायरेक्ट टैक्स से टोटल जीडीपी का, इनडायरेक्ट टैक्स से 5.1%, दो चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं देखना है। इसके बाद में ये बहुत महत्वपूर्ण है, भारत सरकार का व्यय, एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें आप देखेंगे इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर जो है, स्थापना वगैरह चीज़, अंदर नई नई चीज़ों की स्थापना में जो व्यय हुआ है गवर्नमेंट का, यह होने का अनुमान है 7,44,339 करोड़। याद नहीं रखना है, इसको समझा रहा हूँ केवल। ये जो पॉइंट है दूसरा वाला, इसको याद रखेंगे। केंद्रीय क्षेत्र की जो भी स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं या जो भी परियोजनाएं हैं, उसमें जो खर्च होने का अनुमान है 14,67,880 करोड़ रुपए, ठीक है। इसके बाद में
केंद्र द्वारा प्रायोजित जो योजनाएं हैं, यानी केंद्र के द्वारा जो भी योजनाएं केंद्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर चलाई जाती हैं, उनके लिए 4,76,105 करोड़ रुपए इसमें खर्च करने का अनुमान है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पर आप देखेंगे भारत सरकार का व्यय, टोटल खर्चा भारत सरकार का, इसका एक ग्रांड टोटल दे रखा है नीचे। ठीक है, 45,03,097 करोड़ रुपए, 45.03 लाख करोड़, ये जो है टोटल बजट। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा बजट कितने का है, तो आप बोलेंगे लगभग 45.03 लाख करोड़ रुपए का अपना बजट 2023-24 के लिए आया है। इसको आप याद रखेंगे। अब यहाँ से आप देखेंगे, ये थोड़ा सा समझने की चीज़ है और इसको आप देख लीजिएगा। प्रमुख मदों पर व्यय, एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स, जैसे पेंशन के लिए 23-24 में कितने पैसे का अनुमान लगाया गया है, 2,34,359 करोड़। ठीक है, डिफेंस पर कितना खर्चा करने का, तो ये है आपका 4,32,720। अब आप देखेंगे कंपैरेटिवली अगर देखें तो पिछले बजट में पेंशन के लिए ज़्यादा पैसा निर्धारित किया गया था, 2,44,780 करोड़ रुपए, इस साल कम कर दिया गया है। रक्षा पे देखेंगे तो आप यहाँ पर डिफेंस पर लगभग आपका 4,09,500 करोड़ रुपए था, ये थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है इस बार। ठीक है, रक्षा पे। सब्सिडी देखेंगे, सब्सिडी किस किस पर, आपकी फर्टिलाइज़र वगैरह जो होते हैं, यानी उर्वरक, जो खाद वगैरह हम खेतों में यूज़ करते हैं, या पेट्रोलियम हो गया, कृषि से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं, उसमें जो सब्सिडी मिलती है, फर्टिलाइज़र पर कितना है सब्सिडी आपका, 1,75,100 करोड़ रुपए। ठीक है, इसके बाद में पेट्रोलियम पर सब्सिडी आप देखेंगे यहाँ से, तो पेट्रोलियम पर जो सब्सिडी दे रखी है वो आपकी 2,257 करोड़ रुपए। अब यहाँ से देखेंगे ट्रांसपोर्ट पर कितना है, 5,17,034 करोड़ रुपए। ठीक है, यहाँ से देखेंगे कर प्रशासन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पर आपका 1,94,749 करोड़ रुपए। अब यहाँ देखते हैं व्यय की जो संरचना है, कंपोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर, कहाँ कहाँ पर खर्च होना है, किस किस फील्ड में, तो उसको इस चार्ट के माध्यम से हम देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा खर्च होना है आपका इंटरेस्ट पर, ब्याज अदायगी पर, उसके बाद में ट्रांसपोर्ट पर, परिवहन वगैरह, फिर उसके बाद में तीसरा जो प्रमुख खर्चा है गवर्नमेंट का, जो इस बजट में जिसके लिए जो है राशि अनुमानित की गई है, तो वो डिफेंस हो गया, डिफेंस पर अच्छा खासा खर्च होना है। इसके बाद में चौथे नंबर पर आपका आएगा सब्सिडी, जो कि फर्टिलाइज़र वगैरह पर या आपके खाने पर, पेंशन पर जो पेट्रोलियम पर जो सब्सिडी दी जाती है, उस पर जो है बहुत ज़्यादा खर्च यहाँ से देखने को मिलेगा। इसके बाद में ट्रांसफ़र टू स्टेट्स, यानी राज्यों के लिए जो अंतरण है, राज्यों के लिए जो दिया जाएगा खर्चा, या राज्यों को योजनाओं को संचालित करने के लिए या अपने जो भी काम हैं उनको संपादित करने के लिए जो पैसा दिया जाएगा, इसके बाद में ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ग्रामीण विकास के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ से ये चीज़ें क्यों बता रहे हैं, यहाँ से आप एक क्रम याद रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा पैसा इंटरेस्ट, इसके बाद में ट्रांसपोर्ट पर, तीसरे नंबर पर आपका डिफेंस पर, चौथे नंबर आपका सब्सिडी, पाँचवें नंबर आपका राज्यों को अंतरण, ट्रांसफ़र टू स्टेट्स, इसके बाद में आपका रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और ये जो है क्रम आप याद रखें, कभी कभी क्रम के रूप में आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा पैसा जो इस, यानी कंपोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर में, व्यय की संरचना में सबसे ज़्यादा पैसे को आप घटते हुए क्रम में लगाएं, तो सबसे ब्याज अदायगी सबसे ऊपर आएगा, ट्रांसपोर्ट सेकंड नंबर पर, डिफेंस थर्ड नंबर पर, सब्सिडी चौथे नंबर पर, पाँचवें नंबर पर ट्रांसफर टू स्टेट, और छठवें नंबर पर आपका आ जाएगा रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, व्यय मदों की प्रवृत्ति यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, ये जो कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कलर येलो कलर आपका दिखा रहा है 2023-24 लेटेस्ट, और पिछले वर्ष का जो है आप देखेंगे 22-23, ये ब्लू वाला है। इतना ही आप याद रखेंगे। तो जैसे देखेंगे ट्रांसपोर्ट पर पिछले वर्ष में 2022-23 में लगभग 3.9 लाख करोड़ रुपया खर्च किया गया था, इसको बढ़ा दिया गया, ट्रांसपोर्ट पर थोड़ा सा जोर दिया जा रहा है, 5.17 लाख करोड़ कर दिया गया। ग्रामीण विकास की बात करेंगे तो पिछली बार 2.43 लाख करोड़ रुपए था, इसको कम किया गया है, 2.38 लाख करोड़ इसको कर दिया गया है। इसके बाद में अब एग्रीकल्चर और इससे जुड़ी हुई जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के क्रियाकलाप होते हैं, उसमें आप देखेंगे तो इसमें भी जो है देखेंगे तो पिछली बार लगभग 1.36 लाख करोड़ रुपए का बजट था, और इस बार जो है 1.44 का बजट इसमें कर दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से हेल्थ सेक्टर में आप देखेंगे तो पहले 0.77 लाख करोड़ था, और इसको 0.89 लाख करोड़ कर दिया गया है। अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास, ठीक है, इसमें देखेंगे तो 0.75 लाख करोड़ था, इसको अब की बार 0.76 लाख करोड़ कर दिया गया है। और सोशल वेलफेयर में अगर आप देखेंगे तो 0.47 लाख करोड़ था, और इसको इस बजट में 0.55 लाख करोड़ कर दिया गया है। तो ठीक है, यहाँ से एक तुलनात्मक रूप से आप चीज़ों को देख सकते हैं।
राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कुल अंतरण जितना भी पैसा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ट्रांसफर होगा उसमें आप देखेंगे आप यहाँ पे तो 22-23 में लगभग 18.63 लाख करोड़ रुपए, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, इस बजट में 2023-24 के में राज्यों और यूनियन टेरिटरीज जो हैं उनके लिए कितना ट्रांसफर किया जाएगा, 18.63 करोड़। ठीक है, अब इसमें यहाँ से देखेंगे पिछले वाले में कितना था, पिछले वाले में 22-23 में आपका 17.11 लाख करोड़ रुपए, लगभग 17 लाख करोड़ रुपए पिछले में था, अब की बार इसको 18 लाख करोड़ के आसपास कर दिया गया है। अब यहाँ से इस बजट का सार आप समझ सकते हैं कि बजट प्राथमिकता के 7 बिंदु। ठीक है, इस बजट की जो 7 अवधारणाएं हैं या इस बजट के सार आधारभूत जो बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं, सहभागिता के साथ विकास, एक दूसरे के साथ में सहयोगात्मक भावना रखते हुए जो है डेवलपमेंट की तरह हमको बढ़ना है। खेती के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। आखिरी तबके तक पहुंचने की कोशिश, समाज का हर वर्ग और समाज के हर वर्ग के लास्ट आदमी तक जो है सरकार की चीज़ें पहुंच सकें। काबिलियत का पूरा इस्तेमाल, यानी जो टैलेंट है लोगों में उसका पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। सतत ऊर्जा की तरफ बढ़ने की कोशिश की गई है। फाइनेंशियल सेक्टर व युवाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। हालांकि युवाओं के लिए इस पूरे बजट में मुझे कुछ दिखा नहीं है, लेकिन बात की गई है युवाओं की। इसके अलावा हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, उन्होंने इसको अमृतकाल का पहला बजट कहा है कि ये जो बजट है ये अमृतकाल का पहला बजट है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक चमकते हुए सितारे की तरह नज़र आ रही है। ये उनके बजट भाषण के कुछ अंश हैं, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं, यहाँ पे आप देखिएगा। ये जो लाइन है, ये पॉइंट जो है आपको विशेष रूप से याद रखना है वर्तमान वर्ष के लिए, यानी इस साल के लिए, और इस साल की बात हो रही है तो आपका पीसीएस एग्जाम भी इसी साल होगा। तो वर्तमान वर्ष के लिए अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट है वो 7% रहने का अनुमान है, आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का वहन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा, ये अगला पॉइंट है। अंत्योदय अन्न योजना की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। ठीक है, ये पॉइंट हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा सरकार ने ये भी दावा किया है कि प्रति व्यक्ति आय जो है, लोगों की सालाना आय जो है, आपकी जो ईयरली इनकम है, प्रति व्यक्ति आय, वो सालाना आय बढ़कर के लगभग 1.97 लाख प्रति वर्ष हो गई है। प्रति व्यक्ति आय दुगनी करने का दावा सरकार ने किया है। पीएम सुरक्षा योजना के तहत 44 करोड़ लोगों का इंश्योरेंस करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा ये बताया गया है कि हमने 47.8 करोड़ पीएम जनधन खाते खोले हैं नए। इंडियन रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा ये घोषणा की गई है कि 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस खुलेंगे। 6,000 रुपये की लागत से 6,000 करोड़, सॉरी ये करोड़ है, यहाँ पे आप देखेंगे 6,000 से क्या हो जाएगा यार, 6,000 करोड़ है। ठीक है, 6,000 करोड़ की लागत से पीएम मत्स्य संपदा योजना जो है संचालित की जाएगी। इसके अलावा वर्ष 2024 में खेती के लिए 20 लाख करोड़ लोन देने का लक्ष्य किसानों को रखा गया है। जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए एक मिशन शुरू किया गया है, विकास मिशन, जिसको नाम दिया गया है PMPBTG। ठीक है, ये अगले 3 वर्षों में लगभग 15,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च करने का लक्ष्य सरकार का है। विवाद से विश्वास स्कीम के तहत SMEs को राहत दी गई है, जो छोटे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग होते हैं उनको। इसके अलावा जो विवाद होते हैं न्यायालय संबंधी, उनका निपटारा बहुत जल्दी हो सके, इस वजह से ई कोर्ट के लिए, यानी आपको भौतिक रूप से साक्षात रूप में आपको कोर्ट के चक्कर न काट करके आपको ऑनलाइन ही सारी सुविधाएं कोर्ट की जो है वो मिल सकें, तो इस वजह से ई कोर्ट के लिए 7,000 करोड़ रुपए का आवंटन सरकार के द्वारा किया गया है। पीएम प्रणाम कार्यक्रम, इसका आप याद रखेंगे कि पीएम प्रणाम कार्यक्रम जो है कि किससे रिलेटेड है, यानी इसमें यह जोर दिए जाने पर यह बात करता है कि जो भी कृत्रिम खाद है, जो भी हम रासायनिक खाद यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, उनके प्रयोग को संभवतः कम किया जाए और उसके स्थान पर जो नेचुरल खाद है, ठीक है, जो देसी खाद होता है, उसके प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। राज्यों को 50 साल के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने का लक्ष्य इस बजट में रखा गया है। इसके अलावा 5G लैब एप्लीकेशंस के लिए 100 लैब बनाए जाएंगे, इस बात की भी घोषणा की गई है इसमें। ये जो है
ये इंपॉर्टेंट है लाइन आपकी। 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षक और कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 19,700 करोड़ रुपए आवंटित करने का लक्ष्य है। एनर्जी ट्रांसमिशन इन्वेस्टमेंट के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का लक्ष्य है। इसके अलावा महिला बचत पत्र सम्मान योजना स्टार्ट करी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। महिला बचत पत्र सम्मान योजना, इसमें क्या है कि 2 लाख की सेविंग पर आपको 7.5% का जो है वो इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा को 4.5 लाख से बढ़ा करके 9 लाख कर दिया गया है। अब जब बजट में आप देखेंगे, जो बजट का मूल दस्तावेज है उसमें आप देखेंगे तो कम से कम 200-250 योजनाओं के बारे में बताया गया है। मैंने इसमें से 30-40 प्रमुख योजनाएं निकाली हैं। अब आप ये कहेंगे कि 30-40 भी बहुत हैं, तो भैया इतना तो देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से भी मैं बताता चलूँगा कि कौन सी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कुछ मूलभूत योजनाएं हैं जो लगभग हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, मनरेगा के नाम से जिसको जनरली हम जानते हैं, तो इसके लिए 60,000 करोड़ का बजट अनुमान 2023-24 में निर्धारित किया गया है। इसमें देखेंगे पिछले वर्ष की अपेक्षा तो काफ़ी कमी इसमें गवर्नमेंट ने करी है। 89,400 करोड़ रुपए का जो बजट अनुमान था पिछले फाइनेंशियल ईयर में था। इसके अलावा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए 9,636 करोड़ रुपए। अल्पसंख्यक विकास अम्ब्रेला कार्यक्रम, इसके लिए 610 करोड़ रुपए। इसके अलावा अन्य जो वंचित समूहों के लोग हैं उनके लिए 2194 करोड़ रुपए। अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम के लिए 4,295 करोड़ रुपए और अनुसूचित जातियों के लिए 9,409 करोड़ रुपए। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ से देखना, पॉइंट नंबर 7 आप देखेंगे, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 7,200 करोड़ रुपए का आवंटन इसमें निर्धारित किया गया है। नीली क्रांति के लिए, यानी मत्स्य संपदा से जुड़ी हुई जो क्रांति होती है, ब्लू रिवॉल्यूशन, इसके लिए 2,025 करोड़ रुपए का आवंटन निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, ये इंपॉर्टेंट है, 70,000 करोड़। पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए 3,750 करोड़ रुपए। इसके अलावा राष्ट्रीय एजुकेशन मिशन जो है इसके लिए 38,953। जहाँ जहाँ ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है उसको याद रखना, यही पॉइंट है इसमें, और कुछ समझाने का नहीं है। क्या बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ ज़्यादा पैसा खर्च गवर्नमेंट कर रही है, एक बहुत बड़ा पार्ट जहाँ पे खर्च हो रहा है, वो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होता है किसी भी गवर्नमेंट के अंडर, तो गवर्नमेंट चाहती है कि उसमें ऐसे क्वेश्चन हो जिससे गवर्नमेंट की भी वाहवाही हो और गवर्नमेंट की योजनाएं या पॉलिसी या गवर्नमेंट किस चीज़ पर कितना प्रयास कर रही है, कितना खर्च कर रही है, उसके बारे में भी लोगों को पता चले। तो ये एक पॉइंट है। इसके अलावा कोई नई योजना या किसी नई योजना के संचालित करने का प्रावधान अगर किया गया है तो वो नई योजना भी आपको देखनी है। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर, मैं लिंक नीचे सेंड कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, उसमें से आपके टेलीग्राम पर इसको जो है आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, जितनी भी योजनाएं हैं इसमें से ऐसी योजना का डाटा विशेष रूप से याद रखना है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया गया है। इसके अलावा कोई नई योजना है जो इसी वर्ष या आने वाले वर्ष में जिसका शुरू होना प्रस्तावित है, उसके बारे में आपको जानकारी रखनी है, ठीक है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन, इसके लिए 14,129 करोड़ रुपए, ठीक है। अब जैसे ये है PMAY, तो इसमें देखेंगे आप 79,590 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए गए, तो इसको याद रखना है आपको। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देखेंगे आप तो 19,000 करोड़। कृषि सिंचाई योजना देखेंगे 10,787 करोड़, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए कितना पैसा आया है, 7,192 करोड़ रुपए। अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 16,000 करोड़ रुपए। इसके अलावा मिशन शक्ति, ठीक है। और 20 पे देखेंगे आप उदीयमान भारत के लिए PM स्कूल या PM श्री, क्योंकि ये अभी चर्चा में रहा है और इसका जो बजट है पहली बार, इसके लिए जो भी बजट निर्धारित किया गया पहली बार आ रहा है इसके लिए, तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना है। उदीयमान भारत के लिए PM स्कूल या जो PM श्री योजना है उसके लिए 4,000 करोड़ रुपए का आवंटन निश्चित किया गया है। PM पोषण मिशन के लिए 11,600 करोड़, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख लीजिएगा। और नीचे आप देखेंगे तो जैसे ये है, इसके लिए पहली बार बजट आ रहा है। PM उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन के लिए 1,554 करोड़ रुपए, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा देखेंगे आप पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण के लिए 2,350 करोड़, ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, तो इसके लिए 1,62,207 करोड़ रुपए।
एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए 5,943 करोड़ रुपए। खेलो इंडिया के लिए आपका 1,000 करोड़ रुपए। ठीक है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल पीएम डेव INI, इस योजना के लिए 2200 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब नीचे से दो प्रोग्राम जो हैं जो इसी साल इनका बजट आया, स्किल इंडिया प्रोग्राम और राष्ट्रीय आदिवासी कल्याण कार्यक्रम, इन दोनों के डाटा आपको याद रखने हैं। स्किल इंडिया प्रोग्राम में 2,278 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय आदिवासी कल्याण कार्यक्रम में 655 करोड़ रुपए। ठीक है। सौर ऊर्जा के लिए 4,970, पवन ऊर्जा के लिए 1,214, अटल भूजल योजना 1,000 करोड़ और राष्ट्रीय गंगा योजना आपकी 4,000 करोड़ रुपए। ठीक है। मुख्य रूप से मैंने एक हिंट आपको दे दिया है यहाँ से कि जिस योजना में पहली बार जिसका बजट आया है वो आपको याद रखना है। इसके अलावा जो बड़े बड़े एक्सपेंडिचर हैं, जो बड़ा बड़ा पार्ट जो है खर्च हो रहा है गवर्नमेंट का, ज़्यादा ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, वो आपको विशेष रूप से याद रखना है। बाकी जितने भी इसमें जो चार्ट हैं या जितनी भी जो कटिंग आपको दिख रही हैं बजट वाली, इसमें से जो जो पॉइंट आपको याद रखने हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। बाकी PDF आपको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख करके इसको और देख लीजिए। इसके अलावा ज़्यादा कुछ ना पढ़िएगा तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। तो आशा करता हूँ यूनियन बजट मैंने जितना आपको समझा सकता था अपने स्तर से उतना आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो तो इसके बाद में अपनी जो फीडबैक है, रिस्पॉन्स है, सब्सक्राइब के लिए मैंने आज तक नहीं किया, इसी वजह से मेरे सबसे कम है। ठीक है। तो अपने जो फीडबैक है, रिस्पॉन्स है, वो ज़रूर आप चैनल पर दे दीजिएगा, जिससे कि आगे काम करने के लिए आपके लिए और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने के लिए जो एक तरह का मोटिवेशन है, काम करने की ऊर्जा है। काम तो मुझे वैसे भी करना है, लेकिन आपके लिए जो काम करना है, जैसे अब मैं ये नहीं कर रहा अलग से कर रहा हूँ, ये मैंने अपने लिए बनाया था, लेकिन आपको इसको मैं क्यों दूँ, उसके लिए मेरे पीछे एक मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए आप अपने जो विचार हैं, सुझाव हैं, वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।